आज हम आपको करा रहे हैं 3D ज्योमेट्रिक वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। यहाँ हम इस चैप्टर का देंगे फुल बेसिक कंसेप्ट, साथ में कराएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एसपी से नहीं, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चल करते हैं वीडियो को शुरू। लीजिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डीसीएस और डीआरएस यानी कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं। रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें भी हमने ये बता चुके हैं और यहाँ हम कुछ और डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, डीसीएस क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, अगर मूल बिंदु से जाने वाले कोई बिंदु P का स्थिर सदिश एक्स वाई जेड अक्ष से जो कोण बनाता है, उन कोणों के कोस को हम जो है डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक कोसाइन कहते हैं। अब देखिए, वो अगर मूल बिंदु से हटके अगर दूर हो, ठीक है, यानी दो बिंदु से होकर जा रहा है वो रेखाखंड, और ये रेखाखंड एक्स वाई जेड से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है, तब भी हम उसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्टकट में हम डीसीएस बोलते हैं, और डायरेक्शन रेशियो को शॉर्टकट में हम डीआरएस कहते हैं। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में हम डीसीएस और डीआरएस ही इसको बोलेंगे। अगर दो बिंदु से कोई जा रहा है रेखाखंड और इसका हमें डीसीएस और डीआरएस निकालने हैं, तो पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से ये निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और कोस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, डीसीएस बोलते हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए, आधार है x2 माइनस x1 और कर्ण है इसका r, इसे हमने ए बी को r मान लिया, यानी x2 माइनस x1 अपॉन r जो कहलाएगा इसका डीसीएस कहलाएगा। इसी तरह से ये केवल, चूंकि ये 3 डायमेंशन है, ये केवल एक तल में दिख रहा है आपको। बिल्कुल इसी प्रकार से ए बी जो है वो बाई एक्स से भी, ये तो एक्स अक्ष है, और ए बी बाई एक्स से भी कोण बना रहा होगा और जेड एक्स से भी कोण बना रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कोस बीटा कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन r, और कोस गामा z2 माइनस z1 अपॉन r। ठीक, और इसको हम कोस अल्फा को स्मॉल एल से, कोस बीटा को m से और कोस गामा को n से प्रतिष्ठित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो डीसीएस होंगे वो क्या होंगे, जो एलएमएन होते हैं इन्हीं को डीसीएस बोलते हैं। और जो अगर हम इसके अपोन में जो आर लिखा हुआ है यानी कि ए बी, जो इसको हटा दें तो यही बन जाते हैं डीआरएस। और एक बात यहाँ पे बता दें, नोट करने वाली बात है कि किसी भी लाइन के जो डीसीएस होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी एक ही होते हैं, जबकि डीआरएस जो होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब देखिए क्यों हो सकते हैं, क्योंकि डीआरएस का मतलब अनुपात, और अनुपात कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मेरी और तुम्हारी उम्र में जो है वो 1 और 2 का अनुपात है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी और तुम्हारी उम्र में 2 और 4 का अनुपात है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मेरी और तुम्हारी उम्र में 3 और 6 का अनुपात है। सबका अर्थ एक ही है, इसलिए डीआरएस को हम कई तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक ही रेखाखंड के डीआरएस बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए हम डीआरएस को, किसी रेखाखंड के जो डीआरएस होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। ये नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में रेखा का सदिश एवं कार्तीय रूप में समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। यानी कि एक बिंदु से जाने वाले, एक कोई बिंदु ए है, इससे जाने वाले, और एक कोई दूसरा सदिश है, इसके समांतर रेखा का सदिश समीकरण। अब देखिए, ये सदिश समीकरण और कार्टेशियन यानी कि कार्तीय रूप का समीकरण दोनों ही हम यहाँ पर निकालेंगे, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए, एक बिंदु ए है, तो जब भी बिंदु की बात करेंगे तो वो मूल बिंदु के सापेक्ष होगा, और इसका सदिश हमने मान लिया स्मॉल। क्योंकि दूसरा जो बी जो है वो सदिश है, इसलिए इसमें बिंदु की बात नहीं करेंगे। और जो ए बिंदु से होके जा रहा है उस पर कोई बिंदु हमने पी मान लिया, और पी का जो सदिश होगा वो ऑलवेज, जब तक हम इसे वेक्टर पढ़ेंगे, किसी बिंदु का जो सदिश होगा वो हमेशा आर रहेंगे, और आर जो लिया जाएगा ऑलवेज वो ये लिया जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और ये हम तब यूज करेंगे जब उसकी समीकरण कार्टेशियन फॉर्म में हमसे पूछेगा। ठीक, अब देखिए, ये जो बिंदु ए से जा रहा है सदिश, वो बी के समांतर है। जब ये बी के समांतर है तो इसका जो सदिश होगा वो बी का एन गुना होगा, यानी बी से छोटा भी हो सकता है, बी से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए समांतर के लिए क्या लगा देते हैं, एन पीछे लगा देते हैं, जहाँ एन जो है एक अदिश राशि है। अब देखिए, इस वाले ए त्रिभुज ओ ए पी में अगर हम त्रिभुज के योग का नियम लगा दें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस के एन बी। ये कहलाता है ए बिंदु ए से जाने वाले और बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। अगर हमें इसका कार्तीय रूप का समीकरण निकालना यानी एक्स वाई में निकालना, तो आर के प्लेस पर रख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो बिंदु ए दे रखा है इसके स्थान पर हम रख देंगे ए, क्योंकि बिंदु है तो बिंदु का सदिश जो होगा वो मूल बिंदु ओ के सापेक्ष होगा, इसके स्थान पर हम रख देंगे x1 आई प्लस y1 जे प्लस y2 z1
Z1K, ठीक। और जो बिंदु बी है इसका सदिश हम मान लेते हैं A1I प्लस B1J प्लस C1K। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी मानोगे उसी रूप में इक्वेशन आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे जो अभी हमने सदिश समीकरण है उसमें सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। तो R इजिकल टू ए प्लस के एन बी, आर के स्थान पर देखिए ये पूरा रख दिया, ए के स्थान पे ये रख दिया और बी के स्थान पे हमने ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एक्स आई वाले सब पास पास रखेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी और आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो देखिए एन की वैल्यू एक ही आएगी, एन की वैल्यू एक ही आएगी, एन की वैल्यू एक ही आएगी, तीनों चूंकि एन की वैल्यू इनको समान कर देंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन एक बिंदु से जाने वाले यानी x1y1z1 से जाने वाले और एक सदिश यानी वेक्टर बी से समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण, ठीक है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए और जो इसे भी याद कर लीजिए, ये सदिश समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है दो बिंदु ए व बी से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। अब देखिए दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का हमें जो है वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन फॉर्म दोनों निकालनी है। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए तो जैसा हमने अभी किया था, एक बिंदु यहाँ पे ए दे रखा, दूसरा बी दे रखा, चूंकि बिंदु है तो बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश ए मान लिया और बिंदु बी का स्थिति सदिश बी मान लिया, ठीक है। अगर हम अब इसे ए बी निकालें तो ए बी जो होगा वो ए बी, अगर हम त्रिभुज के योग के नियम से निकालें तो ए बी हो जाएगा सिरों के स्थिति सदिशों का अंतर, क्योंकि विस्थापन सदिश है यानी कि बी माइनस ए, ये हो जाएगा। अब ए बी से होकर जाने वाली रेखा पर कोई बिंदु हमने पी मान लिया, पी हमेशा जैसा कि हमने बताया था आर माना जाएगा, ठीक है। तो ए पी कितना हो जाएगा, ए पी जो है वो ए बी के समांतर है, ए पी ए बी के समांतर है, तब ए बी का एन गुना हो जाएगा, ए बी जो है वो बी माइनस ए है तो ए पी जो हो जाएगा एन इंटू बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे त्रिभुज ओ ए पी में त्रिभुज के योग का नियम लगाएंगे तो देखिए दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ये आ जाएगा, ठीक है। आर इजिकल टू ए प्लस के एन बी माइनस ए। अब हमें कार्तीय समीकरण निकालना तो फिर वही काम करना पड़ेगा जो कि हमने पहले किया था। आर के स्थान पर लिखेंगे क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आर के स्थान पर क्या लिखा जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए के स्थान पर एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी के स्थान पे क्योंकि दोनों ही बिंदु हैं इसलिए इसके स्थान पे x2 y2 z2, ये इस तरह से। और हम जब यहाँ पर इस वाली केस में रख देंगे और दोनों साइडों से x y z के गुणांक की तुलना की जाएगी तो सोल्व होकर ये आ जाएगी। तो ये कहलाएगा दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू टू पॉइंट x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू जेड माइनस z1 z2 माइनस z1। अब देखिए नेक्स्ट है रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। यहाँ देखिए कोई भी फॉर्मूला हम रटेंगे नहीं, सभी फॉर्मूले बिल्कुल समझ के करेंगे क्योंकि तभी हमें क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर फॉर्मूले हमने रट लिए तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन को सॉर्ट आप तभी कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या, दो रेखाओं के मध्य कोण, तो एक रेखा का सदिश समीकरण ये है, दूसरी रेखा का सदिश समीकरण ये है, और इन दोनों के जो कार्तीय समीकरण वो ये होंगे, ठीक है। अब हमें इनके बीच का सब कोण निकालना, अगर हमें सदिश रूप में समीकरण दे रखी है और इनके बीच का कोण निकालना है तो यहाँ पे जो ये इसका जो कांस्टेंट के इनटू में होगा, ठीक है, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, यानी b1 b2 अपन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, क्योंकि ये सदिश है और a1 a2 क्या होते हैं, बिंदु है। हमें सदिशों के बीच का कोण निकालना है तो b1 b डॉट b2 अपन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, ठीक है। और अगर हमें कार्तीय रूप में समीकरण दे रखी है ये वाली, तो यहाँ भी देखिए जो ये अलग है इसमें b1 के स्थान पर हम क्या रख देंगे, जैसा कि हमने पीछे बताया था b1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 k, ठीक है। जब हम इनका डॉट गुणन करेंगे तो ये आ जाएगा, या शॉर्टकट में हम ये कह सकते हैं कि इसकी इससे डॉट गुणन कर देंगे, इसकी इससे डॉट गुणन कर देंगे, इसकी इससे डॉट गुणन कर देंगे, अपोन में क्या करेंगे a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। देखिए ये आपको कोई रटने की जरूरत नहीं, बस सीधा आपको रखना है, जो अपोन में लिखा होगा उसके वर्गों का योग करना है। इसी तरह से दूसरे वाले में जो अपोन में लिखा होगा उसके वर्गों का योग करना है, ठीक है। तो अगर हमें एक फॉर्मूला ये वाला, बस ये फॉर्मूला हमें याद रखना, cos थीटा a डॉट बी अपन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इसकी हेल्प से हम कोण आसानी से निकाल लेंगे, चाहे हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हो चाहे हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो। अब देखिए जैसा कि हम जानते हैं परपेंडिकुलर के लिए थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, और 0 होने की वजह से ये इधर 0 पहुंच जाएगा, तो b1 डॉट b2 अगर 0 है तो वो परपेंडिकुलर होगा, और समांतर के लिए ये थीटा इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो b1 इजिकल टू जाता है n लैम्डा 2। तो समांतर के लिए क्या होगा, सदिश तो बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उसकी जो परिमाण है वो उससे मल्टीपल होता है।
तो ये समांतर की कंडीशन है। और इसी तरह से कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है तो परपेंडिकुलर के लिए ये 0 के इक्वल हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और समांतर के लिए A1 अपॉन A2 यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है दो विषमतल रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, यानी शॉर्टन डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। तो स्क्यू लाइन कहते किसे, पहले ये समझेंगे। जब स्पेस में दो लाइन ऐसी हो जो समांतर ना हो, यानी कि ऐसे कट के काट रही हो, कहाँ पर, स्पेस में, यानी 3 डायमेंशन दो लाइन जब ऐसी हो जो एक दूसरे को काट नहीं रही हो, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी तो वो जो कहलाएगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। अगर ये दोनों लाइन देखिए इस तरह की हैं, आर इजिकल टू ये वाली लाइन और एक दूसरी लाइन ये वाली है, या कार्टेशियन फॉर्म में ये लाइन है, तो इनकी न्यूनतम दूरी के लिए ये फॉर्मूला A2 माइनस A1 यानी दिस माइनस दिस डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है। इसे फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, जो यहाँ पे लिखा वही अपॉन में आएगा, दिस माइनस दिस यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, अपॉन में यही आएगा जो B1 क्रॉस B2 इसी का मोड हो जाएगा। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो देखिए x2 माइनस x1, और यहाँ पे जो इनके DRS हैं A1 B1 C1 ये DRS कहलाते हैं, ये DRS लिख देंगे, और A2 B2 C2 ये DRS कहलाते हैं, यहाँ पे ये DRS लिख देंगे। और अपोन में क्या आएगा, देखिए अपोन में ये जो लिखा है इसे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो नीचे लिखा है इसका प्रसार ही नीचे आता है। देखिए हम A1 A2 को छुपा लेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, फिर बीच वाला छुपा लें A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर, फिर तीसरा वाला छुपा लें, देखिए A1 A2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। तो ये आसानी से याद रख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे ये जो दो रेखाएं हैं, स्क्यू लाइन है, अगर वो समांतर हो, समांतर की पहचान ये होगी कि यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा उसका जो गुणांक होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इस टाइप की है सेम टू सेम, तो यही वाला फॉर्मूला बस B1 क्रॉस B2 जो है B, और अपोन में भी B आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसकी लाइन इससे वाले इस तरह से दे रखी हो, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है समतल। तो समतल किसे कहते हैं पहले हम इसको समझेंगे। अब देखिए समतल से मतलब होता है एक पृष्ठ से, यानी एक पेपर से, प्लेन पेपर से, और प्लेन पेपर पे अगर देखिए कोई दो बिंदु हैं A और B, ठीक है, हम उनको मिला दें, और मिलाने के पे इस लाइन पे जितने भी बिंदु होंगे वो उस समतल यानी जो पेपर होगा उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा समतल से हमारा तात्पर्य एक ऐसे पृष्ठ से है कि यदि इस पर दो बिंदु को मिलाया जाए तब उनको मिलाने वाली रेखा का स्थित प्रत्येक बिंदु इस समतल पर स्थित होगा, ठीक है। अगर प्रत्येक बिंदु जो है वो इस समतल पर स्थित है तभी वो प्लेन होगा। तो समतल से मतलब क्या होता है, एक पृष्ठ से होता है इस टाइप का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। और समतल जो बनता है वो हमेशा दो अक्षों से मिलकर बनता है, या तो एक्स और वाई या वाई और जेड, ठीक है। अब समतल को प्रूफ करने की यानी समतल की 3 शर्तें होती हैं। समतल को अद्वितीय रूप से प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसी एक शर्त का होना आवश्यक है। ये 3 शर्तें हैं, इनमें से कोई एक शर्त है तो वो समतल होगा। क्या, अगर वो समतल है वास्तव में तो वो 3 बिंदुओं से गुजरने 3 असंजक बिंदुओं से गुजरेगा, एक तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो एक बिंदु से गुजर रहा है, ठीक है, साथ में कोई दिशा अगर दे रखी होगी तो उस पर लंबवत होगा। तीसरी कंडीशन है कि समतल की अभिलंब, समतल को अभिलंब तथा मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात हो। अगर मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात है और अभिलंब ज्ञात है तो भी जो है वो समतल होगा। तो ये 3 कंडीशन है समतल की। अभी देखिए जो हमने समतल पढ़ा, अब उसकी समीकरण, अब समतल की यानी अभिलंब रूप में समतल की समीकरण किसमें, सदिश और कार्तीय रूप, यानी वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में देखिए इक्वेशन क्या होगी। अब उसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से होगी, समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी, यानी समतल की मूल बिंदु से लंबवत दूरी दी हो, लंबवत पर एकांक सदिश और साथ में लंब एकांक सदिश एन कैप दिया हो, और समतल पर कोई बिंदु P हो। तो देखिए समतल पर कोई बिंदु P XYZ है, और मूल बिंदु से समतल पे जो दूरी है वो D है, और लंब एकांक सदिश यानी इकाई सदिश जो वो एन कैप है, ठीक है। जब भी हमने कहा था किसी भी समतल पर अगर बिंदु P होगा तो मूल बिंदु से जो मिलाने वाला सदिश होगा वो हमेशा R होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ON पे जो इकाई सदिश है वो एन कैप है और इसकी जो दूरी D है, तो अगर हम सदिश निकालना होगा तो ON सदिश क्या होगा, उस दिशा में सदिश इंटू उस दिशा में परिमाण, तो ON कितना हो जाएगा, एन डी इंटू एन कैप यानी इकाई सदिश, ठीक। और एनपी क्या है, एनपी एक विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश होता है सिरों का स्थिति सदिशों का अंतर, यानी OP R है, ON कितना है अभी हमने निकाला है डी एन कैप, ठीक।
तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे जो ओ एन है वो इस समतल पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे कि अभी हमने पीछे बताया था कि ओ एन क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो ओ एन क्या है, इस समतल पर लंब है। ठीक, तो जब हम जानते हैं कि अगर कोई रेखा किसी समतल पर लंब है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो एन पी के स्थान पे हम ये रख देंगे जो हमने अभी निकाला है, और ओ एन कितना है, वो डी एन। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम अंदर एंट्री करेंगे तो ये आएगा, और एन डॉट एन यानी कि अगर इकाई सदिश का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वन होता है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि इक्वेशन आ जाएगी आर डॉट एन कैप इजिकल टू डी। ये क्या है, मूल बिंदु से लंबिक दूरी डी, यानी मूल बिंदु से लंब दूरी डी, और एन कैप क्या, मूल समतल पर इकाई अभिलंब। ठीक, इसी को हम इस लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं, समतल पर इकाई अभिलंब एन कैप तथा मूल बिंदु से लंबिक दूरी डी के रूप का समीकरण भी हम इसको कहते हैं, जहाँ डी जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, और एन डॉट एन कैप कितना होता है, वन। जैसे कि आई डॉट आई वन होता है, इसी तरह एन कैप एन भी वन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए अभी जो हमने बताया था ये वाला, ये जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में निकालना यानी कार्तीय रूप में निकालना, तो हमें वही करना, आर के प्लेस पर रख देना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एन कैप के स्थान पर रखना हमें एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यहाँ विशेष ध्यान देने वाली है, जब भी इकाई सदिश हमें दिया हो, कोई भी दिया हो, तो उसके जो कोफिशेंट होते हैं इकाई सदिश में वो डी आर एस ना होकर डी सी एस होते हैं, जरा ध्यान देंगे। वैसे तो डी आर एस होते हैं आई जे के जो कोफिशेंट है, लेकिन अगर इकाई सदिश हमें दे रखा है तो उसमें आई जे के जो गुणांक होंगे वो डी सी एस होते हैं। ठीक है, यानी एलिमेंट क्या है, डी सी एस है। क्यों, क्योंकि ये एन कैप है, जबकि एक्स वाई जेड ऊपर वाले में जो एक्स वाई जेड है वो डी आर एस होंगे। तो डी आर एस तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन डी सी एस जो होते हैं किसी के भी फिक्स होते हैं। तो अब देखिए ये दोनों चीज़ें हम उठा के यहाँ पर रख दें इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, और आई वाले आई से, जे वाले जे से, के वाले के से हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और ये जो कहलाती है इक्वेशन वो कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट है, एक बिंदु ए से होकर जाने वाले तथा एन पर लंब समतल का समीकरण। कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमें लंबिक दूरी डी दे रखी थी, और लंबिक दूरी ना देके अगर किसी बिंदु से होकर जा रहा है तो उसका समीकरण होता है आर डॉट एन ए डॉट एन। ये जो है सदिश समीकरण है, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म इसकी अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए ए कोई बिंदु है जिसका जो सदिश है वो स्मॉल ए है, और पी कोई बिंदु, पी तो हमेशा रहेगा, किसी का भी इक्वेशन हो पी सब में रहेगा एक्स वाई जेड, और पी का जो स्थिर सदिश होगा वो हमेशा आर होगा। और यहाँ पे एन कैप क्या है, इस समतल पर लंब सदिश है। ठीक, तो यहाँ पे ओ ए कितना ए है, तो हम ओ ए कितना ए पी निकालेंगे तो ए पी विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश निकालेंगे तो ओ पी माइनस ओ ए, यानी लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे। देखिए इसको बिल्कुल शुरू से आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले वाली वीडियो मिस कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं तो ये आपको कम समझ में आएगा, और आपको इसे अच्छे से समझना है तो इससे जो पहली वीडियो हमने वेक्टर की डाली है उसे भी आप देखिएगा, तभी ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो ए बी देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, जो ओ एन है वो क्या है, लंब है, और ए पी क्या है, समतल पर है। तो यानी जब लंब है ये किसी समतल पे, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि ए पी डॉट ओ एन इज इक्वल टू जीरो। ए पी ये हमने निकाला आर माइनस से, ओ एन क्या, एन कैप, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एन कैप यानी इकाई सदिश, इकाई सदिश होता है वेक्टर बटे उसका परिमाण। तो परिमाण को या तो एन के वेक्टर का मोड लगा दो या केवल एन लिख दो, बात एक ही होती है। तो ये इधर जीरो में पहुंच जाएगा, अंदर एंट्री कर देंगे तो ये आ गया। तो ये इक्वेशन कहलाती है वेक्टर फॉर्म, कब, अगर एक बिंदु से होकर समतल जा रहा है और एन के आस पर लंब समतल दे रखा है, तो आर डॉट एन ए डॉट एन। अब इसी की हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, तो आर के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, जैसा कि हमने बताया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है, और एन के स्थान पे हम क्या रख देंगे, कोई सदिश इसे हम मान लेंगे, एन के स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं, और ए के स्थान पे क्या, कोई बिंदु है, यानी एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे और उसे आई जे के कोफिशिएंट की तुलना करेंगे तो कार्टेशियन फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो मैंने देखिए ये निकाली, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे ए हम एन हमने इसे मान लिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी की, जरूरी नहीं है कि ये मानना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, ए बी सी क्या डी आर एस है। डी आर एस क्यों है, क्योंकि ये एन वेक्टर है। अगर मैं यहाँ पे एन कैप लिखता तो ए बी सी जो होते हैं वो डी सी एस होते हैं, ये नोट करने वाली बात है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए चूंकि पॉइंट है तो पॉइंट हमेशा एक्स वन वाई वन जेड वन में, ये सारे उठाकर देखिए हमने यहाँ रख दिए, इनका डॉट प्रोडक्ट किया, दोनों तरफ से आई जे के गुणांक की तुलना की। जब हम तुलना करेंगे आई जे के गुणांक की, तो यहाँ पे आई जे के गुणांक तुलना नहीं करनी है इसमें, पहले इनकी डॉट प्रोडक्ट की और उनको पक्षांतर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। तो एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए बाहर, वाई माइनस वाई वन बी बाहर, जेड माइनस जेड सी बाहर।
ये समतल क्या कार्टेशियन फॉर्म में एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। चलिए देखिए नेक्स्ट है तीन ऐसनरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यानी कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है इन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो तीन देखिए एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा सी है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से होकर जाने वाला हमें समतल का इक्वेशन निकालनी है और समतल पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया। पी हमेशा हमने बताया था जैसा कि आर हम लेंगे। बिंदु ए और बी या सी क्या बिंदु हैं, ठीक। तो यहाँ से ओ ए हमने ए मान लिया, ओ बी बी मान लिया और ओ सी को सी मान लिया। ओ ए इसलिए जिससे ए से ए याद रहे, बी से बी याद रहे, सी से सी। ओ पी हमेशा आर लिया जाएगा। हम यहाँ पे ए पी निकालेंगे, ए पी क्या होगा ओ पी माइनस ओ ए यानी विस्थापन सदिश है, ठीक है। इस तरह हम निकालेंगे ए बी और निकालेंगे ए सी। ए बी और ए सी क्यों निकाला, अब यहाँ से हम एन वेक्टर निकाल सकते हैं। देखिए अगर दो सदिश आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इन दोनों पे जो लंब सदिश होगा वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के। अब आप कहोगे कि क्यों होता है, तो अगर आप क्यों होता प्रूव करना है तो आप ए क्रॉस बी और ए का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए हमेशा जीरो आएगा। ए क्रॉस बी और बी का डॉट प्रोडक्ट करके देखिए जीरो आएगा। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी जो होता है, अगर दो सदिश आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो उस पर लंब होता है। तो यहाँ पर देखिए एन जो होगा वो ए बी और ए सी पर लंब होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ए पी जो है यानी कि जो ए पी है वो एन पर लंब है, लंब है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ए पी के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो हमने अभी निकाला ऊपर वो आर माइनस ए। और एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है ए क्रॉस बी है, ए बी क्रॉस ए सी। तो ए बी हमने ये निकाला है, यहाँ पे ए सी भी निकाला है। तो ये कहलाता है वेक्टर फॉर्म में तीन बिंदु से होकर जाने वाला समतल का सदिश समीकरण। इसी का अगर हमें कार्तीय समीकरण निकालना तो देखिए वो कार्तीय समीकरण वैसे निकलेगा जैसा कि हमने बताया था। ए के स्थान पे चूंकि ए बी सी बिंदु हैं, सबके स्थान पे हम यहाँ रख देंगे x1 y1 z1 आई जे के लगा के, दूसरे बी के स्थान पे x2 y2 z2 और सी के स्थान पे x3 y3 z3, ठीक है। ये लगा के अगर हम इसको सोल्व करें, तो मैंने सोल्व नहीं किया, डायरेक्ट मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए इस तरह से ये बिंदु है ए बी सी और ये पी है x y z, ठीक। तो ये वाली फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो इसे आप डायरेक्ट याद रखेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये जो कहलाएगा तीन बिंदु से होकर, तीन ऐसनरेख बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। इसको आप याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये समतल का व्यापक समीकरण कहलाता है और हमें इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है। तो मान लीजिए एक्सेस पे इंटरसेप्ट ए है तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कोमा जीरो, और वाई एक्स पे जो इंटरसेप्ट अगर बी है तो जीरो कोमा बी कोमा जीरो। इसी तरह से जेड एक्स पे अगर इंटरसेप्ट सी है तो जीरो जीरो सी, ठीक। अब हम इसको पहले वाले पॉइंट से गुजार दें, दूसरे से गुजार दें, तीसरे से गुजार दें, और गुजारने के बाद ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर स्टार्टिंग में रख दें, ठीक है। तो रखने के बाद देखिए ये इक्वेशन आएगी इस टाइप की, तो ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म। बिल्कुल वही है जैसे कि हाई स्कूल में थी, वहाँ दो पॉइंट की थी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी। ये थ्री डायमेंशन है तो इसमें जेड अपॉन सी और आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, ये वैसे जनरल इक्वेशन में यानी सिंपल जो कोऑर्डिनेट थी उसमें भी था, दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। यानी दो समतल दे रखे हो, जैसे एक समतल यहाँ पीला दे रखा है, एक नीला दे रखा है, ये दोनों कहीं पे काट रहे हैं, तो उस कटान बिंदु से होकर जाने वाला यानी ग्रीन समतल का हमें इक्वेशन निकालना हो। तो कैसे निकालना, इसमें जो पहला समतल है ये r डॉट एन इज इक्वल टू क्यू, ये समतल का इक्वेशन है। यहाँ पे a डॉट एन होता है तो वो भी एक स्केलर राशि होगी, इसे हमने q1 कह दिया है। तो इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे, जो दूसरा वाला उसमें भी लेफ्ट में ले आएंगे और इन्हें एक लैम्डा के द्वारा हम ऐड कर देंगे। तो लैम्डा के द्वारा जैसे हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, और ऐड करने के बाद जो इक्वेशन आएगी इसे हम इक्वल में जीरो होगा, ठीक है। और करके हम अगर इसको सोल्व कर रहे हैं यानी कि आर बाहर ले लें सब में से और ये लेफ्ट में राइट में ले जाएं, तो ये जो पूरी इक्वेशन कहलाएगी ये कहलाएगी दो समतलों के प्रतिच्छेद से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि दो समतल दे रखे हों और प्रतिच्छेद समतल का समीकरण निकालना है तो उन्हें कांस्टेंट के द्वारा ऐड करके सोल्व कर लेना है। अब देखिए दो रेखाओं के सहतलीय होने का प्रतिबंध यानी कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। अगर हमें दो लाइन दे रखी हो और हमें ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन जो वो एक तल में है, ठीक है, तो यानी कि एक ही तल में है, तो इसको प्रूव करने के लिए अगर ये दो तरह से हो सकता है, या तो वेक्टर के रूप में दे सकते हैं दो लाइन, या कार्टेशियन फॉर्म में दे सकते हैं इस तरह से, ठीक। वेक्टर के फॉर्म में देनी है तो ये कंडीशन है।
दिस माइनस दिस यानी A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं जो होंगी वो समतल में होंगी। ठीक है, एक ही समतल में होंगी, अलग अलग समतल में नहीं। जैसे तीन समतल होते हैं तो तीनों में अलग अलग नहीं, एक ही समतल में होंगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है तो इसी में देखिए A1 A2 की जगह हम यहाँ से ये रख दें, सदिश रख दें यहाँ पे। ठीक, तो आ जाएगी यहाँ पे, या फिर हम डायरेक्ट इसे याद रख सकते हैं यहाँ से। तो कैसे करना, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली लाइन होगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और जो लैम्डा और म्यू के जो कोफिशिएंट हैं, चूंकि ये सदिश है, ठीक है सदिश है, तो A1 B1 C1 क्या है DRS है, ये नीचे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये कार्टेशियन फॉर्म का है, ये वेक्टर फॉर्म का। क्या, दो रेखाओं को अगर हमें समतलीय प्रूव करना हो, यानी एक ही समतल में ये बात प्रूव करनी है। जैसे देखिए दो रेखाओं के बीच का कोण निकाला जाता है, बिल्कुल इसी तरह से दो समतलों के बीच का कोण। इसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो भी हमें बिल्कुल याद नहीं रखना, केवल समझना है। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में समतल अगर इस फॉर्म में दिया होगा, अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो समतल हमें इस रूप में दिया होगा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो cos थीटा n1 n2 जो कहलाएंगे वो वेक्टर कहलाएंगे, यानी n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 n2। ये कंडीशन हो जाएगी दो समतलों के बीच के कोण निकालने की। लंबवत के लिए आपको बताइए डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल के लिए एक जो होता है दूसरे का लैम्डा गुना होता है। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है देखिए इस तरह से, ठीक है, या इसको हम देखिए अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये r की जगह ये लिख दिया और n1 की जगह ये सदिश लिख दिया हमने। ठीक, और इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पर देखिए cos थीटा क्या हो जाएगा, ये जो n1 n2 है, तो यहाँ पर देखिए n1 की जगह क्या रखा जाएगा, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग, z के गुणांक का वर्ग, इस तरह दूसरा वाला। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वही कंडीशन है जैसे कि पहले थी, A1 B1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। पैरेलल की इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो हमें ये सब फॉर्मूले समझने हैं, रटने नहीं। ये नेक्स्ट टॉपिक है मूल बिंदु से समतल पर लंब की माप। अगर देखिए ये समतल है, क्या मूल बिंदु से दूरी लंबिक दूरी, इसकी लंब दूरी d है, और एन कैप जो है वो लंब एकक सदिश है। ठीक, अब हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो इस एन कैप के स्थान पर हम लिख देंगे एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एन वेक्टर, और आर डॉट एन बराबर होता है ए डॉट एन। ये हमने कहाँ पढ़ा, एक बिंदु से जाने वाले समतल में। ठीक है, तो आर डॉट एन वैक्टर के स्थान पर ए डॉट एन वैक्टर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ से ये जो कहलाएगा फॉर्मूला मूल बिंदु से किसी समतल पर लंब की माप का वो कहलाएगा वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में करना तो एक इस प्लेस पे हम देखिए बिंदु है, एन के प्लेस पे क्या है, एक लंब सदिश है, इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। कहने का मतलब जो भी हमें सदिश दिया होगा उसमें x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1, z के स्थान पर z1 रख देंगे, अपॉन में x के गुणांक का वर्ग, y के गुणांक का वर्ग, z के गुणांक का वर्ग। तो ये क्या मूल बिंदु से समतल पर लंब की माप निकाल सकते हैं इन फॉर्मूलों की हेल्प से, वेक्टर फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। अब देखिए मूल बिंदु की जगह अगर किसी बिंदु से दूरी निकालनी है तो कैसे निकलेगी, समतल की किसी दिए गए बिंदु से दूरी। तो ये जो अभी हमने किया था समतल के लिए आर डॉट एन वैक्टर इक्वल टू डी ये था, और ए क्या है, कोई बिंदु है। ठीक है, तो आर डॉट एन इक्वल टू डी से मतलब ये है यहाँ ए डॉट एन। ठीक है, अब यहाँ ए दे रखा तो दूरी निकालने के लिए इस आर के प्लेस पे हम ए रख देंगे और इसे लेफ्ट में ले जाएंगे, अपॉन में क्या करेंगे एन के वेक्टर का मोड। तो इसे याद रखने का ये तरीका है। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो क्या करना, हमें पी के स्थान पे क्या होगा, कोई बिंदु होगा, तो एक्स के स्थान पे x1 रख देंगे, वाई के स्थान पर y1, जेड के स्थान पर z1, अपॉन में एक्स के गुणांक का वर्ग, वाई के गुणांक का वर्ग, जेड के गुणांक का वर्ग, और मोड और लगा देंगे क्योंकि दूरी निगेटिव में नहीं होती है। तो ये फॉर्मूला जो है समतल से किसी दिए गए बिंदु की दूरी का है। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये भी बहुत समझने वाला है, एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, यानी हमें एक समतल दे दिया जाए इस तरह से, और एक हमें रेखा दे दी जाए जो समतल को किसी पॉइंट पे काट रही होगी, और ये कोण हमें निकालना है। तो इस कोण को निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे जो लंब समतल है वो हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका कोण निकाल सकते हैं। और ये जो रेखा है इसका कोई सदिश होगा हमारे पास, तो इनके बीच का जो कोण हो जाएगा, जब ये थीटा है तो ये लंब सदिश का जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक रेखा का समीकरण है, एक बिंदु से जाने वाले और एक सदिश के समांतर, ये एक समतल का समीकरण आर डॉट एन इक्वल टू डी। ठीक, अब हमें क्या निकालना, कोण निकालना, किसके बीच का, इन दोनों के बीच का। तो हम जानते हैं कि लंब सदिश और इसके बीच का कोण निकालने के लिए क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा एन डॉट बी, यानी कि जो एन डॉट बी अपॉन मोड ऑफ एन मोड ऑफ बी। यहाँ पे बी क्या है, जो रेखा होगी उसमें लैम्डा का जो कोफिशिएंट होगा वो बी कहलाएगा,
और एन क्या कहलाएगा, जो आर जो समतल होगा, जो आर का कोफिशिएंट हो यानी आर के जो डॉट प्रोडक्ट में हो वो एन कहलाएगा। वही सिंपल फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, बस एंगल के स्थान पे 90 माइनस थीटा लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला जो समतल है इसका सदिश हमें मालूम नहीं है, इसका हमें मालूम है, इसलिए हमने इनके बीच का कोण निकाल दिया। अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में याद करना तो फिर वही है जैसे कि हमने पहले आपको बताया था। तो इस समतल के स्थान पे इक्वेशन दी होगी इस तरह का सा, ठीक है, और इसके स्थान पे ये दिया होगा। इनका हम अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें, एन के स्थान पे क्या रख दें, कोई वेक्टर दिया होगा, बी के स्थान पे कोई बिंदु दिया होगा, एन के स्थान कोई वेक्टर, बी के स्थान पे भी कोई दूसरा सदिश दिया होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ये निकल के आ जाएगा। इसे भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बिना फॉर्मूले के ही हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो यहाँ तक देखिए जितने भी इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने समझा दिए। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कराएंगे। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं तो ये एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होंगे, पहले हम पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जो बचेंगे वो सेकंड पार्ट में कराएंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन क्या, आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले जल्दी शॉर्ट में दे सकते हैं। यहाँ मैं क्वेश्चन पूरा तरीके से कराऊंगा। एक्स वाई जेड के साथ धनात्मक दिशा में क्रमशः इतने कोण बनाती है। अब देखिए कोई रेखा एक्स वाई जेड से जो कोण बनाती है उसके कोस को हम दिक कोसाइन कहते हैं, यानी कि DCS कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखिए अंग्रेजी में बोल देता हूँ जिससे इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इफ अ लाइन मेक एंगल ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो जो लाइन है उसके हमें DCS निकालने हैं और ये लाइन एक्स वाई जेड से 90 60 और 30 का कोण बनाती है। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा हमें दे रखा है 90 डिग्री, अल्फा बोले तो लाइन द्वारा एक्स से बना कोण। बीटा हमें दे रखा 60 डिग्री और गामा दे रखा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दिक कोसाइन निकालना है, यानी DCS निकालना है। DCS, तो DCS का मतलब L, और L बराबर होता है कोस अल्फा। तो अल्फा हमें दे रखा कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी L इज इक्वल टू हो गया 0। बिल्कुल इसी प्रकार से M इज इक्वल टू हो जाएगा कोस बीटा, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस बीटा, M इज इक्वल टू कोस बीटा। और देखिए बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 अंश, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और N इज इक्वल टू हो जाएगा कोस गामा, और ये दे रखी है हमें कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, ये हो गया M और ये हो गया N, इसलिए DCS R। तो DCS क्या हो गया, DCS हो गया 0 1/2 √3/2। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए DRS भी निकाल देता हूँ। DRS इसलिए निकाल रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाए। DRS में क्या होता है, DRS जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, यानी कि इसमें कुछ जो भी कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है उसे हटा देते हैं। तो देखिए 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी अपोन में कुछ हमें छोड़ना नहीं है, अगर कुछ कॉमन है तो मैं देखिए 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 2 1√3। ठीक है, तो ये होगा DRS। ठीक, और भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो भी DRS रहेगा, 3 से करोगे वो भी DRS होगा। ठीक है, तो एट लिस्ट ये DRS हो गया। अब इसी तरह से देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। यदि एक रेखा के दिक अनुपात बोले तो दिक अनुपात को हम ABC कहते हैं, यानी DRS। ठीक है, DRS हमें दे रखे हैं, इसके दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, DCS निकाल लें। इफ एनी लाइन DRS R 2 -1 -2 देन फाइंड द DCS। ठीक है, तब हमें इसके DCS निकालने। तो आप देखिए यहाँ पे DCS निकालने के लिए फॉर्मूला है L इज इक्वल टू A/√A² + B² + C², वेयर ABC आर DRS। ठीक, इस तरह से M इज इक्वल टू क्या होगा, B/√A² + B² + C²। इसी प्रकार से N इज इक्वल टू होगा C/√A² + B² + C²। ABC हमें क्वेश्चन में दे रखें, तो देखिए A की जगह रखेंगे 2, अपॉन में क्या आएगा √A² यानी 2 का वर्ग 4, B का वर्ग हो जाएगा 1, C का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4।
यानी कि एल बराबर आ गया 2/√9 हो जाएगा, और √9 कितना होता है 3/2/3। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से एम निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ 1/3, क्योंकि 16 का 3 आएगा, और एन इजिकल टू हो जाएगा सी कितना है यहाँ पे -2/3। ठीक है, तो डी सी एस कितना हो गया डी सी एस हो गया 2/3 -1/3 और -2/3। ठीक, अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डी आर एस हो जाएंगे दोबारा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दो बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखा का दिक् कोसाइन, यानी फाइंड द DCS, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक, तो पॉइंट यानी ये जो होगा वो होगा x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। जब भी हमें पॉइंट दिए जाए, बिंदु दिए जाए, तो x1 y1 z1 ही लेंगे, और जब हमें वेक्टर दिया जाए तो ABC की फॉर्म में लेना, क्योंकि ABC को हम DRS से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दिक कोसाइन निकालने हैं, तो पहले हम देखिए DRS निकाल देते हैं। DRS तो सीधे निकल जाएंगे, DRS क्या हो जाएंगे x2 माइनस x1, ये DRS होता है। तो x2 माइनस x1 यानी इसका अंतर, एक में से ये घटा दो -2 प्लस यानी कि 3 हो गया। इसी तरह से दूसरा वाला निकाल लो y2 माइनस y1, ये भी DRS होगा। 2 में से 4 घटाएंगे -2 डायरेक्ट कर सकते हो, और z2 माइनस z1 यानी कि 3 में से -5 हटाएंगे, ये हो गया 8। ठीक, अब निकालना क्या DCS निकालने के लिए इसे हम मान लेते हैं P और इसे हम मान लेते हैं Q। तो पहले निकालेंगे PQ का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस यानी प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी देखिए वैसे हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से रख सकते हो आप डायरेक्ट, y2 माइनस y1 ये है, और z2 माइनस z1 है 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 3 3 9 2 दूनी 4 और 8 थे 64, 64 और 9 हो जाए 73, 73 और 4 हो गए 9 4 13 77 हो गए 77। ठीक है, क्या पूछा हमसे DCS, इसलिए DCS क्या होगा DRS अपॉन PQ। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन PQ। ठीक, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 है हमारे पास 3, और PQ हमने अभी निकाला √77। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा निकाल देंगे, ये तो हो गया L। इस तरह से M निकाल देंगे, y2 माइनस y1 है -2 अपॉन √77। N निकाल देंगे, N हो जाएगा z2 माइनस z1 है 8 अपॉन √77। ठीक है, और ये क्या था हमारे पास, ये था L बराबर। तो इस तरह से हम जो है DCS निकाल देंगे। तो DCS क्या आ गए 3/√77 माइनस के 2/√77 और ये 8/√77। तो ये क्या होगा DCS होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये XYZ अक्षों की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम आपको बता दें जो XYZ होते हैं इस तरह से, वो परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो x अक्ष पे x अक्ष y अक्ष z अक्ष के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो x अक्ष पे जो एंगल हो गए वो क्या होंगे, एक तो x अक्ष से x अक्ष का एंगल 0 हो जाएगा, y अक्ष से हो जाएगा 90 डिग्री और z अक्ष से भी 90 डिग्री। अब हमसे क्या पूछें, इसके DCS पूछें। देखो, इसलिए x अक्ष के दिक् कोसाइन बोले तो DCS दिक् कोसाइन। तो दिक् कोसाइन क्या होंगे, पहले वाला cos 0 cos 90 और cos 90। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 90 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0।
बिल्कुल इसी तरह से हम निकालेंगे वाई अक्ष के, वाई के दिक कोसाइन, यानी कि के डी सी एस, शॉर्टकट में डी सी एस लिख दें, तो क्या हो जाएंगे को, अब बाई एक्स अक्ष के ये एंगल है तो बाई अक्ष के जो एंगल होंगे वो हो जाएंगे 90, बाईस पे बाई वाला एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है, और 90, तो क्या हो जाएगा कोस 90 कोस 0 और कोस 90, तो ये हो जाएगा कोस 90 की वैल्यू 0 1 0। इस तरह से जेड अक्ष का निकाल देंगे, जेड अक्ष के डी सी एस, तो जेड अक्ष के जो डी सी एस होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट लिख दूँ मैं अब 0 0, ठीक है, ये आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर हो गया ये, पहला हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दर्शाइए कि बिंदु ये संरेख है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बिंदु संरेख है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी के डी आर एस निकालेंगे और बी सी के डी आर एस निकालेंगे। अगर वो डी आर एस जो है अनुपातिक हो, यानी अनुपात उनका सेम हो, तो ये तीनों जो होंगे पॉइंट ए बी सी समांतर हो जाएंगे। अब चूंकि बी दोनों में कॉमन हो जाएगा तो इसका मतलब ए बी बी सी समपाती हो जाएंगे, और ए बी सी समपाती तभी हो सकते हैं जब ये तीनों पॉइंट संरेख हो। तो इसके लिए हम क्या करना, डी आर एस निकालना, तो ये तो हो जाएगा x1 y1 z1, और ये हो जाएगा x2 y2 z2, और ये x3 y3 z3 निकालेंगे। इसलिए सॉरी डी आर एस ऑफ ए बी, यानी ए बी के डी आर एस, यानी कि डायरेक्शन रेशियो, डी आर एस क्या होंगे y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस के z1। देखिए मैं निकाल देता हूँ, x2 माइनस x1, इन 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा, और -2 में से 3 घटाएंगे तो ये जाएगा -5, -3 में से ये जाएंगे तो ये जाएगा 7, ठीक है, ये आ गए। अब इस तरह निकालेंगे डी आर एस ऑफ ए बी की जगह निकाल देंगे अब बी सी की, ठीक है। देखिए एग्जाम में संरेख प्रूफ करने के लिए आता है तो आप किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसे वेक्टर के तरीके से निकालें, क्योंकि वहाँ तो हमें ऑप्शन लगाना है, तो ऑप्शन पे तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो इसके डी आर एस क्या होंगे, बी सी के 3 में से 1 गए 2, 8 में से 2 जाएंगे ये हो जाएंगे 10, 11 में से 3 जाएंगे ये हो जाएंगे 14। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो है बिल्कुल रेशियो क्या दोनों का सेम है। देखिए ये 1 5 7 के अनुपात में, अगर हम पहले वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसे -2 से डिवाइड कर दें, तो -2 से डिवाइड करने में फिर देखिए वही वाला आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके क्या जाएगा पहले वाला आ जाएगा। देखिए -1 -5 7, यानी ये दोनों सेम अनुपात में होने चाहिए, यानी रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ऐसे हैं तो ये जो कहलाते हैं संरेख कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि ए बी और बी सी के जो दिक् अनुपात है वो समान अनुपात में है, इसलिए ए बी और बी सी जो हैं समपाती हैं, यानी ए बी बी सी समांतर है, और बी दोनों वो वनिष्ठ होने की वजह से ए बी सी जो है वो संरेख है। तो ये लाइन मैं लिख देता हूँ। अब देखिए हमने जो है इस तरह से ये लैंग्वेज लिख दी है, क्योंकि ए बी बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं। कैसे हैं, मैंने किसी से भी डिवाइड करके बिल्कुल सेम ऊपर वाला आ जाना चाहिए, डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी करके सेम ऊपर वाला आ जाना चाहिए। ए बी बी सी समांतर है परंतु घनिष्ठ है, और देखिए डी आर एस समान हो, अगर दो रेखाओं के डी आर एस समान हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। लेकिन बी क्या है, दोनों में कॉमन है समांतर। अगर देखिए ए बी, ये ए बी है और दूसरा बी सी है, ये दोनों समांतर और बी क्या दोनों कॉमन हो, तो इसका मतलब ए बी ए सी क्या हो जाएंगे समपाती हो जाएंगे, परंतु बी घनिष्ठ होने का ये तीनों बिंदु ए बी सी संरेख, ठीक है, ये लाइन लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके 5 क्वेश्चन करा दिए और इस चैप्टर का फुल बेसिक कंसेप्ट हमने दे दिया है। इससे जो अगली वीडियो होगी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हर टाइप के वो हम कराएंगे। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर संडे
और थर्सडे को हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। टेस्ट सीरीज से जोड़ा कैसे जाएगा, उसे जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस ग्रुप से जुड़ के टेस्ट सीरीज से जुड़ने की पूरी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।